हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए हम लोग आज करंट अफेयर्स डिस्कस करने जाएंगे। देखिए इसमें दोनों हम न्यूज़पेपर को मिक्स करके डिस्कस करेंगे, द एक्सप्रेस और द हिंदू। देखिए ऐसा होता है ना कि दोनों पेपर में कुछ ऐसा होता है कि छूट जाती हैं कुछ आने वाले समय के कुछ समय के बाद जो कि ऐड करते हैं, लेकिन हम इसमें अब मिक्स करके डिस्कस करेंगे तो हमारा कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। राइट सबसे पहले हमें इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे वन मेंबर होप फॉर 23, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 23 और जीडीपी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और डेफिसिट एंड द रेपो एट आल 6.5। देखिए एट प्रेजेंट टाइम में जो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड का जो कि सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है ना, इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन बहुत से रीजन की वजह से आते हैं, लेकिन जो इस समय इन्फ्लेशन है एक मेजर रीजन है जो कि यूक्रेन और जो रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उससे हुआ ये है कि जो सप्लाई चेन है वो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गई है, वो चाहे फूड की हो या फिर एनर्जी की हो। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि महंगाई बढ़ जाना। नेक्स्ट चीज़ है ये डेफिसिट। इसमें डेफिसिट का ये मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है ना, अगर उसका एक्सपेंडिचर प्लस और रिसीव मतलब प्राप्ति और खर्च के बीच में अगर मिसमैच हो जाए ना, तो उसको ही डेफिसिट या सरप्लस कहते हैं। अगर एक्सपेंडिचर 1 रुपये की हो रही है, राइट, और जो है कि रिसीव जो कि आपका 50 पैसे का हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होता है ना कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आप पूरा बैलेंस कर पाना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि कैसे बैलेंस करें। दूसरी चीज़ रेपो रेट। देखिए रेपो रेट एक ऐसा टूल है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इसको काम करती है। इसको ये करती है ना कि अगर बैंक रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो होता क्या है कि जब बैंक रेट को इंटरेस्ट रेट जो, जिससे मान लीजिए कि ये व्यक्ति है और वो बैंक एसबीआई के पास गया और उसको जो कि 100 रुपये का, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि उसको 100 रुपये का लोन चाहिए, अगर उस पर मान लीजिए 5 रुपये का पर इंटरेस्ट लग रहा 1000 का, तो वो क्या करेगा कि 100 रुपये ले लेगा। अगर यही उसको 10 रुपये देना पड़ेगा तो 50 रुपये ही लेगा, राइट। तो ये होता ये है कि कैसे हम मैनेज करें, ठीक है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, डेफिसिट, रेपो, ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और अगर एक चीज़ अगर ऊपर नीचे हो जाती है ना, पूरे इस साइकिल को इन्फ्लुएंस करके रख देती है। तो यही एक यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कि देखिए G20 एक ग्रुप ऑफ द कंट्री है जिसमें मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री, उनमें से एक इंडिया भी। आप सभी को पता है इंडिया टॉप 5 में समझ लिए कि आती है इसकी जो कि इकोनॉमी, और इस समय जो है कि इमर्जिंग इकोनॉमिक थर्ड है, ठीक है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो G20 है ना, ये इस समय इसकी प्रेसिडेंटशिप 2022 की, जो कि इंडोनेशिया, जो कि ये बाली वहाँ का एक छोटा सा प्लेस है सॉरी बाली एक प्लेस है, वहाँ पे ये सबमिट हो रही है, ठीक है। लेकिन अब 2023 आएगा ना, 2023 आएगा तो इसका प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास हो जाएगा। तो जब ये इंडिया के पास होगा तो ये एक सिस्टम बनाया गया है कि हम मोर देन 200 प्लेस पे डिफरेंट टॉपिक पे हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे G20 के। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो लोगो है G20 का, जो 23 में होगा ना, इसका लोगो लोटस है। जो बीजेपी इसमें जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है उसका जो कमल है ना, वो लोटस, वो उसका देखिए इसका लोगो बनाया गया है। दूसरी ये चीज़ है प्रेसिडेंटशिप करेगा 2023 का। तो बाली में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है अभी 22 का, जो इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंटशिप है। तो वहाँ पे यूक्रेन साइड अभी बहुत से कयास लगाया जा रहा है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुड बी विजिट, राइट। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये अभी देखिए कि जो कि चंद्रचूड़ सर, ठीक है, चंद्रचूड़ जो कि अभी 9 नवंबर को जो कि ओथ लिए हैं किस एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और इनसे पहले ये थे यू ललित। इन्होंने अभी एक अपना स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट कोलोजियम सिस्टम पे। देखिए कोलोजियम सिस्टम पे ना बहुत से क्वेश्चंस उठ करके आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं,
अभी भी आते रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन एक बड़ा अच्छा आर्टिकल्स दिया गया था, उसमें बड़ा बैलेंस करके दिया गया था कि ऐसा नहीं है कोलिजियम पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, ऐसा नहीं है, कोलिजियम काम कर रही है। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें सही नहीं है, लेकिन आप ये कहिए कि सारी की सारी चीज़ें इम्परफेक्ट है, ये तो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ऐसा देखना कि गवर्नमेंट का जो 2014 या 15 में एक एक्ट लाया था जिसको कहा जाता था NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। और इसमें ये था ना कि ये कमीशन आएगा और इसमें ये ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट या जज हाई कोर्ट का, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो एक्शन लेकर के उसको जो है कि इनवैलिड कर दिया, कहा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना सर, इसको जो वो वायलेट कर रहा है, तो आप इसको मत छेड़िए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रहने दीजिए, आप मत ट्राई करिए। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को वर्ड एक यूज होता है जुडिशरी, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, जुडिशरी एक्टिविज्म एक होता है जुडिशरी ओवर रीच होता है, राइट। और एक होता है जुडिशियल रिव्यू। लोगों का कहना है कि जुडिशियल रिव्यू बेस्ट है, अच्छी चीज है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा सा खराब है। लेकिन जुडिशियल ओवर रीच कंप्लीटली इंटरफेरेंस है यहाँ कहाँ पे, लेजिस्लेशन में, जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि ऐसा नहीं है। आप अगर जुडिशरी रिव्यू कर रही है और अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं है और वो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रही है, तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों कह रहे हैं? आप तो गलत। अगर एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, NJAC को ले लीजिए, अगर इसने कहा कि नहीं सर आपका इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में, तो क्या बुरा था? तो ये मान लीजिए सब्जेक्टिव चीज़ है, अलग अलग के ओपिनियन निकल करके आएंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो रहे फार्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने स्टेट में कोलिजियम, देखिए फार्मर जैसे डिफेंड कोलिजियम सिस्टम परफेक्ट वे टू स्टैंड टुडे। अब इन्होंने कहा कि पूरी तरह से सही है, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं है। कुछ जो एलिगेशन लगाए जाते हैं ना, इस पे एलिगेशन ये लगाए जाते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कि कुछ लिमिटेड फैमिली से ही जो लोग जज बन जाते हैं, एग्जाम्पल पे थ्रू ले लीजिए। हालांकि मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि जुडिशरी या फिर जुडिशरी के अंदर कुछ इस तरह के मेरा क्रिटिसिज्म, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो चंद्रचूड़ सर हैं, ये अभी CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इनके फादर के देखें ना, वो भी चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, राइट। ऐसे ही अगर आप स्क्रूटनी करें तो ऑलमोस्ट 75% या 70% जो जज होते हैं ना अभी तक, वो कहीं ना कहीं अपने विरासत को ही फॉलो करते हैं, या फिर आप कह दीजिए कि वो मेहनत करते हैं और वो जो लेगेसी होती है उनके फादर की, उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये भी हो सकता है। और इसी के बेसिस पे ना कि भाई इतने ही लोग बनते आ रहे हैं, इसी के बेसिस पे इसको क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जुडिशरी कुछ सेलेक्टिव लोगों को रिकमेंडेड करती है गवर्नमेंट के पास, राइट। तो और इसी पे गवर्नमेंट का एक्शन होता है कि नहीं, क्यों इतने ही लोग बने, ठीक है, क्यों अदर देन जो लिगेसी पे नहीं है वो क्यों नहीं बन सकते, राइट। तो एक सब्जेक्टिव मैटर है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कि देखिए पॉस्को एक्ट। देखिए एक पॉस्को एक्ट है, क्रिमिनलाइज कंसेंट यंग अडल्ट रिलेशनशिप। ये तो सब्जेक्टिव चीज है, हम इन फ्यूचर में पॉस्को एक्ट को डीप में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अब होता क्या है कि जब नवंबर या फिर आप बोल सकते हैं दीपावली, जब दीपावली आती है ना, दीपावली के बाद जो दिल्ली का लोकेशन, अगर आप दिल्ली का लोकेशन थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए कि गुजरात का लोकेशन आ जाता है, फिर ये इस तरह से आ जाता है ये इंडिया का लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिल्ली पड़ जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब डिले होता है तो इसकी अल्टीट्यूड मतलब वर्टिकल हाइट ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होती है अदर जो एरिया पड़ जाते हैं यूपी MP राजस्थान के। और इस समय हवा का जो रुख होता है ना, पंजाब पाकिस्तान पंजाब हरियाणा से होती हुई आपका
दिल्ली में एंटर करता है। दूसरी चीज़ ये होती, तो इसमें क्या होता है कि जो पंजाब की हरियाणा के जो फार्मर्स होते हैं ना, देखिए पैडी बर्निंग सॉरी जो फार्मर्स होते हैं, जो पैडी की खेती हो जाती है ना, तो उसको क्या करते हैं, जो उसका वेस्ट होता है ना उसको बर्न कर देते हैं, देखिए बर्निंग करते हैं। और जो ये हवा का रुख होता है, ये उनको जो है कि फ्लो करके उठा के लाता है दिल्ली की जैसे प्लेस पे, पोल्यूशन इंक्रीज करता है। पहला ये रीजन है। लेकिन दूसरा ये भी मेजर रीजन है कि दीपावली पे ना क्रैकर लोग बहुत ज़्यादा फोड़ते हैं दिल्ली में। देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया है कि दिल्ली में अदर सिटी की बजाय लोग क्रैकर बहुत ज़्यादा मतलब दीपावली पे फोड़ते हैं, पटाखे, ठीक है। तीसरी जो रीजन आता है व्हीकल, दिल्ली एक जंक्शन के रूप में होता है। हालांकि यूपी से भी निकल करके दिल्ली से यूपी में भी जाती हैं 4 व्हीलर, और कुछ ऐसी आती है जिसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए निकल के गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में जाती हैं। तो इसमें क्या है कि ये व्हीकल जो होते हैं ना, ये आपका जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एनर्जी से, जैसे पेट्रोलियम से चलते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह से चल, तो ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं। चौथा जो रीजन होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। मैंने भी एक्सपीरियंस किया दिल्ली में, देखिए ना कि होता है कि हर बिल्डिंग 4 साल 5 साल पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है उनमें। तो उससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो उड़ते हैं, तो इस वजह से भी होता है। और लास्ट में आप कह सकते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। हालांकि 2021 का सेंसस अभी हुआ नहीं है, अगर हुआ होता ना तो दिल्ली आप समझ लिए कि इंडिया की टॉप नहीं, नंबर 1 जो कि डेंस पॉपुलेटेड मेट्रो या मेगा सिटी है, ठीक है, होगा। क्योंकि छोटी छोटी रिपोर्ट से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत डेंस पॉपुलेशन होगी। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने एक बार मुझे लगता है 2015 या 16 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि रीजन फॉर पोल्यूशन इन दिल्ली, जबकि ऑलमोस्ट मुंबई कलकत्ता भी लैटिट्यूड पे बराबर हैं, लेकिन कलकत्ता मुंबई में उतना पोल्यूशन नहीं है। तो यही जो 4 पॉइंट हमने किया, स्टबल बर्निंग नंबर एक जो कि पैडी होती है उसका स्टबल बर्निंग करते हैं, दूसरा जो व्हीकल होते हैं, तीसरा जो दीपावली पे क्रैकर होते हैं, चौथा पॉपुलेशन डेंसिटी होती जो, ये 4 मेजर रीजन है। अगर 5वां लेने की कोशिश करें तो आपका जो है कि जियोग्राफिकल लोकेशन हो जाता है। छठा हो जाता है आपका जो कि मानसून टाइप्स, जो रिटर्निंग मानसून होती है। अगर हवा नहीं चलती इधर तो क्या होता, अगर मान लीजिए इधर से ऐसे हवा नहीं चलती, इधर चलती तो नहीं आती बर्निंग, जो स्टेबल बर्निंग की जाती है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है आर्टिकल यहाँ पे देखिए, इंडो पैसिफिक। देखिए ये एक बात है ना, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, देखिए क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं आसियान, ठीक है। हम इसको आज डिस्कस करेंगे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि समिट चल रही है, कहाँ, इंडोनेशिया, कंबोडिया में। यहाँ पे देखिए कंबोडिया, सॉरी मैंने इंडोनेशिया बोला, कंबोडिया में। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और ये जो है कि आप कह सकते हो कि एक वन ऑफ मतलब कि 10 एशियन कंट्री मेंबर उनमें से एक मेंबर है। इंडिया भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस, और इंडिया का ना साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पॉइंट। और इसी को देखते हुए लुक ईस्ट पॉलिसी एक अपनाई गई थी, और इसी को जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में तो इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया। इसका पोटेंशियल क्या है इंडिया का बेनिफिट साउथ ईस्ट एशिया में? सबसे पहले देखिए इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है काफी स्ट्रांग है, इसका जीडीपी में मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो ये चाहता है कि हमारा जो कि साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है ना उनमें हमारा सर्विस सेक्टर स्ट्रांग। दूसरा चीज़ है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और इंडिया भी आपको पता है एग्रीकल्चर है। तो ये कंपटीशन के तौर पे होता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन इसी से जुड़ा हुआ RCEP, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें इंडिया ने कहा कि नहीं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करने से अपने मना करते हैं। हम इसको कभी न्यूज में रहेगा डिस्कस करेंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़ सर, वो विजिट किए हैं वहाँ पे। तो
ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल कर रोल फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, आपका जब आप पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ कर इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे रही कि जो हम एशियन कंट्री से रिलेटेड लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि ये गुजरात हिमाचल प्रदेश में वोटिंग चल रही है, इलेक्शन चल रहा है, रिजल्ट आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं चल रही हैं। ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल्स और हमने डिस्कस किया है छोटे से पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से आप कुछ अलग मत समझिए। जैसे ये होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती हैं तो ये कहीं तो बिजनेस तो नहीं करती हैं, इनको फंडिंग दी जाती है, कोई इंडिविजुअल देता है, कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, जो भी देते हैं। तो ये जो फंडिंग देते हैं ना, तो इनके लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड इस तरह से है बना। अगर आप 1000 के ऊपर अगर देना चाहते हैं, मैंने टू द पॉइंट में डिस्कस किया, आप वहाँ पे चाहें तो आप जाके डीप में डिस्कस कर सकते हैं, सुन सकते हैं उस वीडियो को। तो ये बॉन्ड खरीदेंगे और बैंक SBI में जा करके सबमिट कर पैसे देंगे, बॉन्ड लेंगे और ये बॉन्ड जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टी SBI में जाएंगे, कहेंगे सर हमारे पास ये बॉन्ड है, आपके पास 1000 रुपये इसका जमा है, आप ये बॉन्ड लीजिए और हमें 1000 रुपये या 10,000 रुपये दे दीजिए। तो यही इलेक्टोरल बॉन्ड है जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स। देखिए अब बहुत ही न्यूज में है और कहीं ना कहीं UPSC या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एग्जाम के में प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है। देखिए लो कार्बन स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म लो कार्बन स्ट्रेटेजी। देखिए बैकग्राउंड लेता हूँ, COP27 2022 का कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ये चीज़ देखिए। होता ये है कि इसके मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, इसका ये एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन इसका बढ़ करके 6 हो जाता है। तो इसे होगा क्या, कि जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, जहाँ पे ड्राई होना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी। तो इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, जब टेम्परेचर बढ़े। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि हम क्या जब व्हीकल यूज करते हैं तो उसमें कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, और इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो इसे कोल को बर्न करते हैं। तो ये जो इमिशन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन जैसी चीज़ों का, तो इसे कहता है कि ग्लोबल का जो गर्म होना है ना, जो विश्व का, ये बढ़ जाता है। और उससे आइस मेल्टिंग होती है। आइस मतलब कि बर्फ का पिघलना होता है। उससे क्या होता है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, वो वाटर में सबमर्ज हो जा रहे हैं, ये चीज़ है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल्स है। और एक NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC, UPSC ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, UPSC ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि NDC होता क्या है। देखिए ये इसका पहले बार तो हम फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम अपने से लिख लेते हैं कि NDC फुल फॉर्म क्या है। देखिए नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको INDC बोलते हैं, इंडिया नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन। अब ये है कि अगर आप इकोनॉमिक रन कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि जो एनर्जी है ना, अब कहाँ से, रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिसोर्स कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि आप क्या क्या स्टेप लिए हैं कि आप जो है कि ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर या फिर जो भी इन्वायरमेंट हजार्ड से रिलेटेड है उसको कम कर रहे हैं। तो यही ये इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सॉरी। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये सब सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए ये एक इम्पोर्टेंट ये है, और राजीव गांधी असैसिनेशन केस है, और यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हम इसको एक अलग से इसका डिस्कस करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप से रिलेटेड। इसमें ये कहा जाता है ना, ऐसा नहीं है सर कि आप कॉटन या फिर जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड कपास पे बैन लगा दीजिए तो इसका ये मतलब नहीं आप नहीं खाते हैं। तो
आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाते हैं और इसका बेनिफिट है। अगर हम चाहते हैं कि भूखमरी से कोई ना मरे तो इसको करें। तो ये से जीन रिवोल्यूशन के बारे में है, हम इसको एक अच्छा सा वीडियो बना करके उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें ये एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। देखिए हम एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट तो करते हैं काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली हम इंपोर्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए एडिबल ऑयल जो होती है ना, खाने वाला तेल, हम अपने खाने का 50% भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इंडोनेशिया या फिर जहाँ से भी प्रोड्यूस होता है। तो ये काफ़ी डाटा बेस है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत से डाटा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 9th शेड्यूल, हम इसको भी एक अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए 9th शेड्यूल में ये ऐसा, इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। झारखंड गवर्नमेंट है, ये 2 बिल लेकर के आए। इसका ये कहना है कि भैया आप 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब इसको इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि इंक्लूड कर देंगे ना तो जो जुडिशरी है वो रिव्यू नहीं करेगी, और रिव्यू नहीं करेगी तो हमारा काम होगा। हम इसको डिस्कस करेंगे 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, अगर इसको डाल दिया जाएगा तो क्यों रिव्यू नहीं कर सकते, और कैसे कर सकते हैं अगर करना हो तो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का छोटा सा आर्टिकल्स में डिस्कस करने की कोशिश की है हम लोग। हमारा देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है G20 के बारे में। हमने देखिए G20 का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, राइट। कॉन्फ्रेंस जैसे हमने कहा कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, हमने डिस्कस किया। इसमें सबसे बड़ा फोकस वाला है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया है यूक्रेन रशिया इन्वेजन की वजह से ना फूड इनसिक्योरिटी आ गई। एनर्जी इनसिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स देखते हैं, क्योंकि इसको देखिए हम हाईलाइट नहीं किए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्लो मोशन में चल करके आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। 2 टेबल्स अप्रोच द पुलिस सेइंग दे हैव अ गेटिंग थ्रेटेंड कॉल। ये पॉलिटिशियंस का ड्रामा चलते रहते हैं, हम अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कौन कौन से हमारे लिए आर्टिकल्स हैं। ये भी देखिए COP27 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इररिलेवेंट चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज़ आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटरिंग आई है, इसको हम भी अलग से पॉइंट बना करके डिस्कस करेंगे। PhD को लेकर के कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, कुछ एक नया कमीशन बनाया साहिल, इसको भी फ्रांस ने अभी एक ऑपरेशन साहिल जो रीजन होता है, हम इसको मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। साहिल कौन सा रीजन है, कहाँ पे है, कैसे है, उस चीज़ को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का एक बेसिक आर्टिकल्स रहा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस था, उसको हम डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।